Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. Here we were studying our macroeconomics part, and in which we had started the chapter of income and income determination. और इसमें एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक कल मैंने एक्सप्लेन किया था ब्रीफली, एंड टुडे वी हैड टू डिस्कस इट इन again, and with the components of aggregate supply we will proceed with the topic. Okay, so let's get started. सबसे पहले aggregate supply की definition जो कल मैंने बताई थी, एक बार दोबारा से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए. aggregate supply is the total quantity of goods and services produced by all the producers in the economy. in an economy या in the economy, जो भी इकोनॉमी में एक सारे प्रोड्यूसर हैं, मतलब किसी भी एक इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है? एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है. ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको. उसके बाद में आगे देख लीजिए. नेक्स्ट जो है वो आपका दिया हुआ है एग्रीगेट सप्लाई को फिर आगे दिया हुआ है कि किस तरह से आप उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी मान सकते हो. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्यों मान सकते हो? देखो, यहाँ पर देखिए, जितना भी यहाँ पर है एग्रीगेट सप्लाई इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो सारी क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की जो कि एक इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर प्रोड्यूस की है. ठीक है, और अभी NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट आपका नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर था उसमें क्या बताता था? उसमें भी यही बताता था कि ओवरऑल जो भी फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसका मतलब जो भी फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एन इकोनॉमी, यही आपकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है. फैक्टर कॉस्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब अगर सारे फैक्टर्स जितने भी एक इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं उन सब की जो भी कॉस्ट आ रही है, यानी उन सब की जो भी इनकम आ रही है, उसको मिलाकर आप नेशनल प्रोडक्ट कह रहे हो. ठीक है, ये तो हुआ आपका फैक्टर इनकम साइड से, यानी कि जो आपके फैक्टर्स हैं उनकी अर्निंग के साइड से. लेकिन अगर इसी चीज़ को हम प्रोड्यूसर्स के साइड से देखें तो जो फैक्टर इनकम है फैक्टर्स के लिए वही फैक्टर कॉस्ट है फैक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए. भाई जो वो सपोज़ करो ये एक बंदा है, ये काम कर रहा है यहाँ इस फैक्ट्री में. ठीक है, ये फैक्ट्री हो गई. अब ये हो गया आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, और अगर ये यहाँ पर सर्विसेज अपनी दे रहा है, बदले में इसको क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम मिलेगी, FI मिलेगी. ठीक है, और ये फैक्टर इनकम किसके लिए होगी? इसके लिए होगी. ठीक है, जबकि अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें तो इसके लिए क्या होगी? इसके लिए होगी फैक्टर कॉस्ट, है ना, जितने में ये पर्सन यहाँ तैयार हुआ काम करने के लिए. तो ये क्या हो जाएगी? इसकी फैक्टर कॉस्ट. अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये जो फैक्टर इनकम है यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये सारी फैक्टर इनकम किस तरह से हमारी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी. भाई जितनी भी फैक्टर कॉस्ट पड़ी इसका मतलब उतने का ही प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट किया. ठीक है, उतने का ही आउटपुट दिया उन्होंने ऑब्वियसली. ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट जो भी है वही इनडायरेक्टली हमारी क्या है? वही हमारा एक जो आउटपुट है, इकोनॉमी का आउटपुट है. ठीक है, जिसे प्रोड्यूसर्स बेचने के लिए तैयार हैं. अब आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में कीन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्रीगेट सप्लाई के उन्होंने माने हैं. ठीक है,
टू सेक्टर इकोनॉमी ध्यान रखिएगा, आपके लिए टू सेक्टर इकोनॉमी का रोल मॉडल रखा गया है और उस टू सेक्टर इकोनॉमी में सिलेबस जो आपका है उसके हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई में सिर्फ दो ही फैक्टर्स माने गए हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, ये दो फैक्टर्स होते हैं। यानी कोई भी जो फैक्टर है ना, कोई भी फैक्टर, ठीक, सपोज करिए ये पर्सन हमारा, ठीक है, इसकी जितनी भी इनकम होगी, इनकम को आप कैसे डिनोट करोगे, वाई से, तो जितनी भी इनकम होगी वो उस इनकम को फिर आगे क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, या तो वो उसको कंज्यूम करेगा और या वो उसकी सेविंग करेगा। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C+S, या तो कंजम्पशन और या सेविंग, दोनों को ऐड करके आपका क्या बन जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। जबकि इन्हीं दोनों को ऐड करके अगर आप देखो तो इन्हीं दोनों को ऐड करके भाई एक नेशनल इनकम आपकी बन जाती है, यानी वाई। ठीक है, कैसे बन जाती है, यहीं पर हमने ये माना था टू सेक्टर मॉडल में क्या है, वाई को क्या किया जाता है, या तो कंज्यूम किया जाता है या सेव किया जाता है। तो उस केस में आपका क्या होगा, इन दैट केस सीधी सी बात है कि जो भी कंजम्पशन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, जितना भी C+S है आपका C+S, वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, नाउ अगेन आप देखिए यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई यानी AS शेड्यूल क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल से मतलब होता है वो शेड्यूल या वो टेबुलर प्रेजेंटेशन जो कि डिफरेंट इनकम लेवल को पर डिफरेंट कंजम्पशन और सेविंग्स के एक ट्रेंड को शो करे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो थोड़ा सा। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन आपका 20 है। क्यों है 20? क्योंकि हम ये मानते हैं, मैंने एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में भी ये बताया था कि प्रैक्टिकली यही होता है कि अगर इनकम 0 भी हो, अगर कोई पर्सन नहीं भी कमा रहा है तब भी उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उनको वो फुलफ़िल करना ही करना होता है उसे, तो यानी उसका कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, कंजम्पशन वो कहीं ना कहीं से कर ही रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम ये मांगते हैं कि वो अपनी जो इस लेवल पर इनकम 0 के लेवल पर जो कंजम्पशन कर रहा है वो कंजम्पशन वो अपनी सेविंग्स से कर रहा है। ठीक है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, तो सेविंग्स यहाँ पर इसीलिए क्या है, नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, अब आप यहाँ पर इनकम शुरू हो गई, इनकम आपकी स्टार्ट हो गई, 40 हो गई, हाँ, बच्चा पढ़ लिख गया, आप कमाना शुरू कर दिया, तो उसके साथ में कंजम्पशन भी उसका बढ़ जाएगा। अभी तक क्या था, मम्मी पापा से पैसे लेके करना था तो बहुत मिनिमम सा खर्चा अपना रखते थे, जितना हो सकता था कम से कम में। ठीक है, अब क्या है, हमने खुद से कमाना शुरू कर दिया। जब बच्चे ने खुद से कमाना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली इनकम बढ़ने के साथ में आपका कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन में इंक्रीज़ आया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देख लो कंजम्पशन फिर भी ज़्यादा है, जितनी इनकम बढ़ी उतनी कंजम्पशन, मतलब जितनी कंजम्पशन बढ़ी उतनी इनकम नहीं है, तब भी क्या है, सेविंग्स आपकी माइनस में है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। फिर एक लेवल आएगा, हम ये मान रहे हैं कि भाई बंदा डे बाय डे वो एक्सपीरियंस होगा, प्रोफेशनल होगा, हाँ, कोई भी चीज़ है, या बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस में परफेक्ट होता जाएगा डे बाय डे, बिज़नेस स्किल्स उसकी बढ़ती जाएंगी और उसकी अर्निंग भी उसके साथ बढ़ती जाती है। ठीक, तो अब क्या हुआ, इनकम हो गई 80, हाँ, अर्निंग बढ़ गई। अब ये इनकम बढ़ने के साथ में कंजम्पशन भी आपका बढ़ गया एज ट्रेंड। जैसे जैसे हमारा ये एजम्पशन है कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ गया, वापस से 80 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली है कि ये और ये क्या है, इक्वल टू है, हाँ, यानी
जितनी इनकम है हमारी उतना ही कंजम्पशन है। तो सेविंग्स यहाँ पर क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ज़ीरो है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को आगे देखो, फिर आगे फिर किस तरह से है, आगे है 120, इनकम और बढ़ी, और इनकम और बढ़ी तो कंजम्पशन भी और बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो आप, जहाँ पर जिस लेवल पर आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गया, अब इसके बाद आप नोटिस करोगे क्या कि कंजम्पशन बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर देखो 120 इनकम हो गई है और 110 कुल क्या है, कंजम्पशन है। तो यहाँ पर इसमें से इनकम में से आप कंजम्पशन को माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, ये आपका 10 यूनिट्स का यानी 10 रुपीज़ की सेविंग हो गई आपकी। ठीक, अब यहाँ पर सेविंग आपकी पॉजिटिव में आनी शुरू हो गई, इसके बाद फिर इनकम बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी आप कोई वो मतलब एकदम भूखे इंसान या एकदम से वो तो हो नहीं कि भाई बढ़ाते चले जाओ, कितना भी मिल जाए सब हम खा लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ इस लेवल पर ये हो जाएगा कि हमारी सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे आने लगी है, तो कंजम्पशन लेवल में भी या कंजम्पशन ट्रेंड में भी धीरे धीरे कमी आने लगती है। अब ये क्या हो गया, 140 हो गया, बढ़ा है लेकिन फिर भी कम बढ़ा है। ठीक है, कम बढ़ा है, अगेन फिर क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पर पॉजिटिव डिफरेंस निकल कर आ रहा है सेविंग्स का। नेक्स्ट अगेन आपकी इनकम बढ़ गई, 200 हो गई, और ये जो है ये क्या है, फिर कंजम्पशन बढ़ा लेकिन कम बढ़ा है, और फिर से आपकी क्या हुई है, सेविंग्स अगेन हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, एग्रीगेट सप्लाई C+S होता है, ये और ये दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C+S। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर +20 -20 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। अगेन फिर देख लीजिए 40 50 है ना, कंजम्पशन क्या है, 50 है, 50 यूनिट्स का कंजम्पशन है। फिफ्टी यूनिट्स के कंजम्पशन के साथ में आपका जो सेविंग्स है वो कितना है, 10 है, -10 है, तो 50 - 10 क्या हो जाएगा, 40 यूनिट्स बची। अगेन फिर 80 का कंजम्पशन, यहाँ सेविंग्स 0 की, तो फिर एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई, 80 ही हो गई। नेक्स्ट आ जाइए आप इधर, यहाँ पर 110 है कंजम्पशन और सेविंग्स है 10, तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, आगे आप फिर आगे देखिए 140 कंजम्पशन है, 20 सेविंग है, तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी, 160, और 170 कंजम्पशन पर 30 की सेविंग और एग्रीगेट सप्लाई हो गई 200। ओके, अब आप इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखकर समझिए थोड़ा सा कि ये जो फिगर्स आपकी निकल कर आई एग्रीगेट सप्लाई की, वो टोटली सेम फिगर है एज नेशनल इनकम, या फिर कह लीजिए इनकम के तौर पर। ठीक है, हाँ, वाई के तौर पर। यहाँ देखो 0 है, ठीक है, फिर 40 है, अगेन 80 है, फिर 120 है, फिर 160 है, और यहाँ 20 है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि C+S इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, और इसी के जस्ट अपोजिट एग्रीगेट सप्लाई जो है वो Y के इक्वल भी होती है। ठीक, अब आप इस चीज़ को ग्राफिकली समझने की कोशिश करिए, लेकिन वो हम करेंगे कल। फॉर टुडे इट इज़ जस्ट आई एम गोइंग टू जस्ट एंड इट हियर ओनली। आप थोड़ा थोड़ा समझिए और उसको प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करिए। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, and in evening doubt session I will ask question about these topics only. Aggregate demand, aggregate supply, aggregate demand schedule क्या होता है, aggregate supply schedule क्या होता है, assumptions क्या होते हैं aggregate demand curve के, और aggregate supply में क्या चीज़ें, क्या ट्रेंड होता है, क्या बेसिक आपका जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो निकल कर आई हैं इस शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।